इस पाठ में विज्ञान के एक विषय को उठाया गया है और इस विज्ञान के विषय को जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसे हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हम जो बातें विज्ञान या स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और भाषाओं में उपलब्ध हैं, उसे हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाए और हिंदी के पाठक भी उन्हें जान सकें। तो आइए आज हम इस पाठ के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के जो तरीके हो सकते हैं उनको जानें और साथ में ये जानें कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज़ें अपनी हैं और कौन सी चीज़ें पराई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस पाठ के सारांश को सुनते हैं। मानव शरीर एक किले की तरह है। वह अपने और पराये की यानी अनुकूल और प्रतिकूल की पहचान करना जानता है और प्रतिकूल चीजों को यथासंभव बाहर निकाल देने का यत्न करता है। इस यत्न को शरीर की सामान्य सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहा जा सकता है। आंसू, छींक, नाक बहना, उल्टी आना ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हैं जो रोगाणुओं को ऊतकों तक पहुंचने से रोकती हैं। किंतु कुछ अति सूक्ष्म विषाणु यानी वायरस पतली त्वचा तथा समूची भीतरी परतों को भेद कर भीतर घुस जाते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए शरीर की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सक्रिय हो उठती हैं। संक्रमण यानी इन्फेक्शन की स्थिति में रक्त की श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से युद्ध करती हैं, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य हताहत होते हैं। इसी को मवाद कहते हैं। यदि रोगाणु विजयी रहे तो वे ऊतक, तरल और फिर रक्त तक पहुंच जाते हैं। रक्त तक पहुंचने से पहले शरीर में गिल्टियां बनने लगती हैं। ये शरीर की सुरक्षा चौकियां होती हैं जिनमें भक्षक कोशिकाएं होती हैं, मगर विषाणुओं का तो ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ऐसी स्थिति में शरीर में प्रतिपिंडों का निर्माण होता है। इन प्रतिपिंडों के निर्माण के सिद्धांत पर ही चेचक, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, हैजा आदि के टीके बनाए गए हैं। अलग अलग व्यक्तियों के शरीर के लिए कुछ चीजें माफिक नहीं होती। इसे उस चीज से एलर्जी कहा जाता है। ये चीजें प्रायः ऐसे प्रोटीन होते हैं जो उस शरीर के लिए सदैव पराये रहते हैं। कभी कभी शरीर के भीतर की बागी कोशिकाएं हद से अधिक बढ़ जाती हैं और कैंसर का रूप ले लेती हैं। शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनमें सबसे पहली है त्वचा और दूसरी है आँख, तीसरी नाक, चौथी कान और 5वां है जीभ। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और किस प्रकार से ये काम करती हैं और इनका काम क्या है, जिससे कि हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है और हम रोगों से किस प्रकार बचते हैं और किस स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा, कि बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है ये, कि जिसके द्वारा यह स्वयं भी किस प्रकार से हमें बाहरी रोगों से हमें बचाते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं। त्वचा जो है एक दुर्ग की तरह कार्य करती है और वह हमें बचाती है बाहर से आने वाले किसी रोगाणुओं, विषाणुओं से। त्वचा 2 प्रकार से कार्य करती है। एक तो अंदर से जो हमारी नमी है उसे बाहर नहीं निकलने देती और दूसरी बाहर से जो आने वाले विषाणु हैं या रोग हैं, इस तरह की चीज़ों को भी हमारे अंदर आने से त्वचा रोकती है। इसी प्रकार हम देखें आँख की पलकें हर कुछ सेकंड बाद ये झपकती रहती हैं। ये भी अगर तेज़ हवा चल पड़े या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, जो पराई है, वो हमारे शरीर को नुकसान दे सकती है, वो ऐसी चीज़ को तुरंत हमारी पलकें जो हैं बंद हो जाती हैं। साथ में इसके आँखों पे जो बाल हैं, ये बाल भी धूल कणों को रोकने का काम करते हैं। साथ में मान लिया अगर कभी कोई ऐसी चीज़ जो शरीर को नुकसान दे सकती है वो आँख में पड़ गई, धूल कण, कोई तिनका, या कई बार बाल ही हमारे आँख के अंदर चला जाता है। ऐसे में आपने देखा होगा शिक्षार्थियों कि आँख तुरंत जो है प्रतिक्रिया करती है और उस प्रतिक्रिया के तहत तुरंत उसमें आँखों में बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम आंसू कहते हैं। वो आंसू के माध्यम से वह जो भी चीज़ आँख में आई है उसे निकालने की कोशिश करती है। अपनी तरफ से वह पूरा
उसका प्रयास होता है। और कई बार शिक्षार्थियों ऐसा होता है कि वो चीज़ वो अपनी पूरी कोशिश के बाद भी नहीं बाहर कर पाती, तो इसके लिए हमें कभी आँख के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी दिखाना पड़ता है अगर कोई चीज़ ऐसी चुभ जाए। लेकिन अपनी तरफ से आँख जो है पूरी प्रतिक्रिया देती है और उस पराई चीज़ को अंदर घुसने से रोकती है। अब बात करते हैं हम नाक की। ये नाक जो है, इसकी जो नलिका है, इसके अंदर आपने देखा होगा रोए होते हैं। ये रोए जो हैं हमारे धूल कण के साथ, अगर सांस लेते समय धूल कण और ये सब चीज़ें अगर अंदर जा रही हैं या कोई छोटे सूक्ष्म जीव जा रहे हैं तो उनको ये रोए जो है रोक देते हैं। और मान लिया अगर कि इन रोहों से भी अगर वह अंदर की तरफ चले जाते हैं तो नाक में जो एक चिपचिपा द्रव्य होता है उसमें वो चिपक जाते हैं। वहाँ से भी अगर मान लिया कि उस चिपचिपे द्रव्य से भी वो अगर कीटाणु जो हैं आगे चले जाएं तो फेफड़े में अगर पहुँच जाएं तो फेफड़े भी अपनी क्रिया करते हैं, प्रतीकात्मक क्रिया होती है इनकी, ये भी प्रतिक्रिया देते हैं और वो पराई चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहते। और बहुत तेज छींक से या तो हम उसे निकाल देते हैं या फेफड़े तक पहुंच जाए तो बलगम के रूप में वो, आपने देखा होगा कई बार हमारे बलगम निकलती है और या खखालते हैं हम, जब खखारने के बाद भी जो कालख या ऐसी गंदगी है जो फेफड़े तक पहुंच गई थी वो भी बलगम के माध्यम से हमारे बाहर आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम कान की। तो कान की भी ऐसी स्थिति है जहां इसमें भी रोए होते हैं और किसी भी प्रकार का अगर कोई कीटाणु या वायरस इस तरह का जाना प्रवेश करना चाहता है तो कान भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इनको बाहर करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अब जीभ को देखिए। ये जीभ जो है हमारी, ये सिर्फ स्वाद लेने और चखने की चीज़ नहीं है कि क्या खट्टा है क्या मीठा है ये बता दें। यह पूरी तरह से सजग है, सक्रिय है। उन चीज़ों को जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है उन्हें प्रवेश से रोके। मुख में जाते ही अगर कोई ऐसी चीज़ जो कड़वी है या ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, कंकड़ है, बाल हैं, उनको देखिए कि इस तरह जो निरीक्षण करती है ये, जैसे बहुत कोई डिटेक्टर हो और तुरंत पहचानता हो और तुरंत जैसे ही उसे पता चलता है कि ये चीज़ जो है हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, वह उसे बाहर करने का जो है संदेश देती है और हम उसे थूक देते हैं, बाहर कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो संदेश शायद हम नहीं प्राप्त कर पाते या फिर ऐसे चीज़ें हैं जो विषाणु हमें जीभ भी नहीं पता कर पाई और वो नीचे आमाशय तक चले आए। तो वहाँ पर भी वो चीज़ अगर वो शरीर को नहीं फ़ायदा देने वाली हैं, नुकसान देने वाली हैं तो वो पचेंगे नहीं। लेकिन वहाँ के अम्ल, वहाँ एसिड जो है वो काम करता है और उनको पचाता है और वो भी अगर उनके साथ नहीं दे रहा, उनके शरीर के लिए लगता है कि ये हानिकारक है, तो उल्टी के माध्यम से वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो आइए शिक्षार्थियों, अब हम ये जानते हैं कि अब तक तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो किसी भी पराई चीज़ को हमारे अंदर आने से रोकती हैं। लेकिन अगर वो वायरस, वो सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर चली गई, उसके बाद जो है काम होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। वह उनसे युद्ध करते हैं, उन रोगाणुओं को मारने की कोशिश करते हैं वो, और पूरे युद्ध की तरह ये लोग लड़ते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये उन रोगाणुओं से लड़ती हैं और इनमें दोनों के सैनिक मारे जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं भी मरती हैं और रोगाणु भी मरते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कई बार आपने शिक्षार्थियों देखा होगा, कहीं कट जाए, कुछ हो जाए तो वो जगह जो है सूज जाती है और वो जगह पे आप छू कर देखें तो उसका तापमान भी ज़्यादा होता है। ये है रक्त जो है संचार बहुत तेज़ी से होता है ऐसे समय में। आपने ये देखा होगा और जानते भी हैं, जब जहाँ जिस चीज़ की कमी हो जाए, हवा की कमी होती है तो बहुत तेज़ी से हवा पहुँचती है वहाँ पर उसको भरने के लिए। ऐसे ही ये हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं जब देखते हैं कि एक हिस्सा हमारा कमज़ोर हो रहा है, रोगाणु उसे कमज़ोर कर रहे हैं, तो वो तेज़ी से उसकी तरफ जाते हैं और ये जो गति है, ये आना जाना, इसकी वजह से वहाँ का तापमान बढ़ता है। सूजन भी आपने देखा होगा ऐसी जगह पे होती है। अब मैंने बताया जैसे कि ये दोनों युद्ध में लड़ते हैं, लड़ने के बाद सैनिक तो मरते हैं और वो जो जब अगर हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं जीत जाती हैं
तो रोगाणुओं के और उनके जो मवाद के रूप में हम जो देखते हैं, जो मवाद निकलता है, वो सारी वो चीज़ें हैं जो शरीर को ज़रूरत नहीं थी, पराई थी, और शरीर ने उसे लौटा दी, बाहर कर दिया। शिक्षार्थियों, जैसे मैंने बताया कि यह युद्ध होता है और इस स्तर तक जो बात है चलती है यहाँ पर, लेकिन अगर वहाँ से भी वो हारने के बाद अगर ऊतक तरल तक जो है रोगाणुओं का असर जाना शुरू होता है, तो वहाँ की जो सुरक्षा चौकियाँ हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं और वहाँ पर गिल्टियाँ बनने लगती हैं, सूजन और गिल्टी के रूप में। जैसे कई बार टॉन्सिल देखा होगा आपने, इस तरह से वहाँ गिल्टियाँ बनती हैं। ये भक्षक कोशिकाएं हैं जिन पर ये सेल जो हैं ये काम करते हैं, और कोशिकाओं में जो है उस समय यह उसे रोकने की कोशिश की जाती है। और इस तरह जो है शरीर अपनी एक कोशिश जो है पूरी तरह से कर रहा होता है, और इसी समय जो है जब उससे भी आगे बात बढ़ रही होती है तो शरीर में प्रतिपिंड बनते हैं और शरीर स्वयं प्रतिक्रिया करता है। और आप जान लें कि बहुत सारे ऐसे प्रतिपिंड हैं जो हमारा शरीर समय समय पे बनाता रहता है रोगों से लड़ने के लिए। ऐसे कई वायरस हैं जो वायरल फीवर जिन्हें हम कहते हैं, मियादी बुखार या मौसमी बुखार, इन बुखारों में जो है उसी समय प्रतिपिंड बनता है, उस बुखार से लड़ता है, और उसको खत्म करने के बाद वो जो कोशिकाएं हैं उन्हें वो बनती हैं, और वो सिर्फ उनको मारने के बाद वो फिर खत्म हो जाती हैं। वो हमेशा हमारे शरीर में नहीं रहती कि कभी भी अब जब कभी कोई इस तरह के बुखार हो तो वो संक्रमण हमें ना हो, ऐसा होता नहीं। वो संक्रमण फिर दोबारा अगर 1 महीने साल के बाद अगर होता है आपको, तो दोबारा से आप संक्रमित हो जाएगा शरीर, और इसे फिर लड़ने के लिए शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देगा और प्रतिपिंड बनाएगा। इसी नियम पे जो है आपने देखा होगा शिक्षार्थियों की, बचपन से आप लोगों ने समय समय पे चिकित्सालय में जाके अपने आसपास के बच्चों को भी अब जाते देखते होंगे कि उन्हें टीके लगाए जाते हैं। असल में ये टीके हैं क्या? टीके जो कि उस रोग से बचाते हैं और कुछ एक निश्चित समय के लिए होते हैं, ये जिसके सहायता से हम वो उस एक विशेष रोग के लिए प्रतिपिंड जो है वो पहले से उस शरीर के अंदर रखा जाता है। आपने अभी एक चार्ट के माध्यम से टीका कब कब लगाया जाता है ये देखा। आइए शिक्षार्थियों, अब इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। प्राणियों की शारीरिक संरचना एवं व्यवहार का अध्ययन, रोग, रोग के लक्षण, कारण एवं उपचार का अध्ययन, ज्ञानेंद्रिय, संवेदन तंत्रिका, मस्तिष्क, कर्मेंद्रियों के अंतः संबंध का ज्ञान, जीवाणु, रोगाणु और विषाणुओं का शरीर पर प्रभाव तथा टीकाकरण से बचाव। आइए अब इस पाठ के व्याकरण बिंदु पर चर्चा कर लें। भाषा के अनेक प्रकार के प्रयोग, साहित्यिक, राजकाज की भाषा, विज्ञान की भाषा आदि। विज्ञान की भाषा तर्क और प्रयोग पर आधारित, विज्ञान कार्य कारण संबंधों को तलाशता है। विषय से संबंधित संकल्पनाओं, परिभाषाओं और अवधारणाओं के लिए जिन विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्द विषय के संदर्भ में रूढ़ होता है पर अन्य संदर्भों में भिन्न अर्थ दे सकता है। जैसे टीका शब्द है विज्ञान में वैक्सीन, प्रसाधन में तिलक, संस्कृति के संदर्भ में सगाई और साहित्य के संदर्भ में आलोचना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्रायः अंग्रेजी शब्दों के लिए प्रतिशब्द के रूप में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है। संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण या फिर उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। हर विषय की अपनी एक शब्दावली होती है उसे अच्छी तरह समझने और समझाने के लिए। वही बात इस पाठ में भी आप देखेंगे कि विज्ञान के शरीर संबंधी जो वैज्ञानिक शब्द हैं उनकी हिंदी में जानकारी बड़े ही सरलता से इसमें दी गई है। आप इससे लाभान्वित होंगे उन शब्दों को जानकर जो कभी हम अंग्रेजी में जानते हैं और उनका अर्थ हमें हिंदी में नहीं पता होता। ये सारे शब्द जो हैं जिस प्रकार से इस पाठ में आए हैं, यह अहम बात है। इसकी 2 अहम बातें इस पाठ की रह गईं, उसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम इस परिचर्चा को
देखते और सुनते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा शरीर एक बहुत ही अच्छी किस्म के एक मशीन के रूप में काम करता है और अपने रोजमर्रा के जिंदगी में भी आप ये देखते होंगे कि कैसे जो आपके शरीर का जो निर्माण है वो किस तरह से बीमारियों से, रोगाणुओं से, विषाणुओं से आपकी रक्षा करता है। आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा कि आपकी त्वचा अगर कहीं कट जाए या छिल जाए तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में उसमें एक तरह का सड़न पैदा हो जाती है, उसमें मवाद आ जाता है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि इस तरह क्यों होता है आपकी त्वचा में? ये दरअसल इसलिए होता है कि हमारे शरीर की त्वचा हमारी रक्षा करती है तरह तरह के जीवाणुओं और रोगाणुओं से, और यदि हमारी त्वचा कहीं कटती, फटती या छिल जाती है तो तरह तरह के रोगाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और उनके प्रवेश करते ही हमारे शरीर में कुछ इस तरह की प्रतिक्रियात्मक क्षमता है कि उसे रोकने की कोशिश करता है हमारा शरीर, उन रोगाणुओं को, उनसे लड़ने की कोशिश करता है। और ये होता है हमारी रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। वे श्वेत रक्त कणिकाएं जैसे ही इस बात को जानती हैं कि कोई रोगाणु हमारे त्वचा के माध्यम से कटने के कारण भीतर प्रवेश किया है, तो उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए वो फौरन उस पर हमला करने के लिए चली आती। त्वचा एक किले की तरह हमारे शरीर की रक्षा करती है, लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि वो घाव हमारा और गहरा होते जाता है और जो रोगाणु हैं वो और भीतर तक पहुंच के ऊतक तरल नाम एक चीज होती है हमारे शरीर के भीतर, जो हमारी रक्त वाहिनियों में जो नसें हमारी होती हैं खून ले आने वाली, उनकी दीवार पे ये ऊतक तरल होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये रोगाणु नष्ट नहीं होते बल्कि ऊतक तरल में पहुंच जाते हैं और ऊतक तरल में पहुंचने के कारण ये हमें अपने चपेट में ले लेते हैं, उनका रोग जो है बढ़ने लगता है। लेकिन शरीर की प्रतिक्रियात्मक जो क्षमता है उसके कारण नए मोर्चे बनाने पड़ते हैं और उससे लड़ना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि हमारी बाह में या हमारे पैर में कोई फुंसी निकल जाती है या कोई फोड़ा हो जाता है तो हमारी कांख में या हमारे जांघ के पास एक गिल्टी जैसा बन जाता है। ये गिल्टियां कुछ और नहीं बल्कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसी तरह की एक सेना की चौकी की तरह काम करता है। ये इन गिल्टियों के भीतर उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो अलग ढंग की भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो उन रोगाणुओं को मारने का काम करती है। तो जब गिल्टियां निकलनी शुरू हो जाए तो आप ये समझ जाएं कि जो रोगाणु है वो काफी अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं और आपके शरीर को बीमार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं जी कि आंख में कभी तिनका चला जाता है तो किस तरह से प्रतिक्रियाएं होती हैं, जी बिल्कुल, या छींक आती है तो किस तरह से शरीर हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये असल में हमारा जो शरीर है वो 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से बना हुआ है। तो आंख है, नाक है, कान है, हमारी जिह्वा है और त्वचा, ये 5 जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये विशिष्ट किस्म की इंद्रियां हैं और इनका काम भी विशिष्ट है। तो जो प्रतिक्रिया हमारा शरीर करता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे वायु में तरह तरह के बैक्टीरिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जीवाणु फैले रहते हैं और हमारे नाक के माध्यम से वो भीतर जाते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी ऐसी जगह पे जाने पर जो धूल भरी हो या मसाले वाली जगह हो तो हम छींकने लगते हैं। ये छींकना इसलिए हम शुरू करते हैं कि हमारा शरीर उन्हें स्वीकार नहीं करता है उन रोगाणुओं को और छींक के माध्यम से हम उन्हें बाहर कर देते हैं। लेकिन किसी तरह अगर ये रोकने की कई और तरीके हैं हमारे नासिका में, हमारी नाक में। जैसे आप देखेंगे त्रिकोण आकार की हमारी नाक बनी होती है और उसमें रोम होते हैं। ये रोम धूल कणों को भी रोकने का काम करते हैं और तरह तरह के रोगाणुओं को भी रोकने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये रोगाणु रोम से आगे बढ़ के जब पहुंचते हैं तो हमारी जो नाक की नली जो फेफड़े तक जाती है उसमें एक चिपचिपा किस्म का पदार्थ पाया जाता है। तो बहुत बार तो ये रोगाणु
नाक के बालों से ही रुक जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं तो इस चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाते हैं और वो हमारे फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर वो किसी तरह पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिर वही जो मैंने पहले कहा कि श्वेत रक्त कणिकाएं उन पर हमला करती हैं और युद्ध होता है, और आप देखेंगे कि खांसते हुए बलगम के रूप में जो पदार्थ निकलता है, कफ निकलता है, उसके माध्यम से ये रोगाणु भी बाहर आ जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे हमारी आंख में कोई कण पड़ जाता है, धूल का कण पड़ जाता है या किसी कोयले का कण पड़ जाता है, या ज्यादा झटके से कोई हवा ही हमारे आंख में आ जाती है तो हमारी आंख बिल्कुल पानी से भर जाती है, वो आंसू निकलते हैं। वो आंसू इसलिए निकलते हैं ताकि उस धूल कण को बहा के हमारे शरीर से बाहर निकाल दें, वो भीतर ना प्रवेश कर जाए। इसी तरह से विद्यार्थियों, हमारा मुख है, तो जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो मुख के जरिए खाते पीते हैं, और बहुत सारे रोगाणु और जीवाणु है वो इस घात में बैठे होते हैं कि कैसे हम शरीर के भीतर प्रवेश करें। एक दुर्ग की तरह जो हमारा शरीर बना हुआ है, इसका मुख्य द्वार है ये मुख और ये नासिका। तो मुख में हमारी एक जिह्वा है जो द्वारपाल का काम करती है। हमारे लेखक ने बताया है कि वो द्वारपाल की तरह काम करती है। जैसे एक द्वारपाल उन्हीं को घर के भीतर प्रवेश करने देता है जिसे लगता है कि घर सुरक्षित रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों को घर के भीतर नहीं प्रवेश करने देगा जो घर के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। तो ये जिह्वा भी उन पदार्थों को हमारे भीतर शरीर के नहीं जाने देता। कई बार कुछ ऐसे विष होते हैं जो रोगाणुओं से पैदा होते हैं, उन विषों को मारने की क्षमता हमारी श्वेत रक्त कणिकाओं में नहीं होती। और विज्ञान तो ये मानता है कि जो विषाणु होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, बल्कि डॉक्टर कहते हैं वायरल इन्फेक्शन होना, तो एक खास मौसम में, एक खास प्रकृति में, एक खास इलाके में इस तरह के वायरस पैदा हो जाते हैं, और उन वायरसेस को मारना, उन विषाणुओं को मारना श्वेत रक्त कणिकाओं के वश की बात नहीं होती है। तो उनसे लड़ने के लिए एक तरह की एंटीबॉडीज, प्रतिपिंड जो है हमारा शरीर बनाता है, और वो प्रतिपिंड उनसे लड़ने का काम करते हैं। इन प्रतिपिंडों की एक खास प्रक्रिया है बनने की। एक खास रोग के प्रति या एक खास रोगाणु के प्रति ही प्रतिपिंड जो है वो निर्मित होते हैं, बनते हैं। तो जिस बीमारी के रोगाणु भीतर प्रवेश करते हैं उससे लड़ने के लिए एक खास तरह का प्रतिपिंड बनता है, लेकिन वो उसी रोग से लड़ सकता है, वो दूसरे रोग से नहीं लड़ सकता। इसलिए जब हमारा शरीर अलग अलग इन रोगाणुओं के चपेट में आता है, इन रोगाणुओं से सामना उसका होता है, तब हमारे शरीर में इस तरह के प्रतिपिंड भी बनते रहते हैं। कुछ प्रतिपिंड भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं कि अवधि बहुत सीमित होती है। जैसे सामान्य बुखार के जो प्रतिपिंड बनेंगे वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाते हैं, और दोबारा जब हमला होता है उस रोगाणु का तो वो काम नहीं आते हैं, फिर नए प्रतिपिंड बनते हैं। लेकिन जैसे टीबी है या दमा है या इस तरह के जो रोग हैं, उनके प्रतिपिंड एक बार जब निर्मित हो जाते हैं तो वो जीवन पर्यंत भी रह सकते हैं, और कुछ तो ऐसे प्रतिपिंड होते हैं जो 10-15 साल तक रह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब हम चिकित्सालय जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने ये टीका लगवाया कि नहीं। तो जो टीकाकरण है इसमें दरअसल यही होता है कि बहुत कमजोर किस्म के रोगाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं, या उनका बहुत ही हल्का किया गया विष हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। उन विषों को देखते या उन कमजोर किए हुए रोगाणुओं को देखते ही हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है और प्रतिपिंड बनाना शुरू कर देता है। ये प्रतिपिंड निर्मित जब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में पड़े रहते हैं, और जब कभी भविष्य में इस तरह के रोगाणुओं का हमला होता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, उससे लड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों के लिए तो बड़ी फायदेमंद होती हैं और उसे वो ग्रहण करता है तो शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, जैसे अंडा हुआ या दूध है। लेकिन कई लोगों को इन चीजों के, इन पदार्थों के सेवन से तकलीफ हो जाती है, विपरीत असर उसका हो जाता है और एक रोग के रूप में वो निर्मित हो जाता है। इसको हम विज्ञान की भाषा में एलर्जी कहते हैं, कि जो चीजें हमारे शरीर के माफिक नहीं होती है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होती हैं, बल्कि वो उल्टा असर करने लगती हैं, तो इसको हम एलर्जी के रूप में देखते हैं। आश्चर्यजनक ये होता है कि हर व्यक्ति को अलग चीजों से एलर्जी होती है, अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। एक ही घर में एक ही साथ
रहने वाले लोगों में भी अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो इसका मूल कारण ये होता है कि ये जो प्रतिक्रिया होती है शरीर में, ये प्रोटीन्स के प्रति होती है। जो प्रोटीन हम खाते हैं वो अलग अलग किस्म के प्रोटीन होते हैं, कई तरह के प्रोटीन होते हैं। इसीलिए जो अलग अलग किस्म की दालें हैं या अलग अलग किस्म के जो बीज के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उनमें अलग अलग प्रोटीन होते हैं और ये अलग अलग प्रोटीन हमारे शरीर में अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। तो इन प्रोटीन्स को कभी हमारा शरीर कुछ प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उन्हें स्वीकार नहीं करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीज़ों से हमें एलर्जी है, जो चीज़ हमारे शरीर के मुवाफिक नहीं है, उनका हम ध्यान रखें कि उनका सेवन न करें। हमारे शरीर में कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और बनती भी रहती हैं। कोशिकाएं एक बहुत ही छोटी इकाई के रूप में हमारा शरीर, पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, करोड़ों कोशिकाओं से। हमारी जो त्वचा है ये भी कोशिकाओं से बना होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे हथेली की चमड़ी जो है वो छूटने लगती है, निकलने लगती है, तो वो डेड स्किन जिसको कहते हैं मरी हुई कोशिकाएं हैं। तो मरी हुई कोशिकाएं निकलती हैं और उनके पीछे नई कोशिकाएं फिर जन्म लेती हैं जो जीवंत होती हैं, और इन कोशिकाओं तक में रक्त संचार होता है। हमारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां रक्त संचार न हो, बाल और नाखून को छोड़ के। इसीलिए इनको काटते हुए दर्द नहीं होता है और एक तरह से ये डेड स्किन की तरह मरी हुई कोशिकाएं ही होती हैं। और खास तरह की कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं और ये ऊतक जो है, रस जो उसमें होता है, जो एक लिक्विड होता है, उसमें एक तरल पदार्थ होता है, वो हमारी कैसे रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये कोशिकाएं विकसित होती रहती हैं, दूनी चौगुनी बढ़ती रहती हैं और वह कैंसर का रूप भी धारण कर लेती हैं, जो बहुत ही घातक एक रोग है। तो मुझे विश्वास है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद वैज्ञानिक शब्दावली से तो आप परिचित होंगे ही, साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ भी रखने की कोशिश करेंगे।